वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आपका नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटलाइजेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। फर्स्ट चैप्टर था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड सेकंड था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि अगर हमारे पास वर्ड जो कैपिटल से डिराइव हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं अबाउट कैपिटलाइजेशन, वो भी हम चेक करेंगे। और एक ब्रॉडर इंटरप्रेशन दिया है कि एक नैरो सीन क्या है। तो देखिए क्या दिया है, कैपिटलाइजेशन क्या लाता है, मतलब एस्टिमेट करना कि कितनी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट है रेज करने के लिए। डेटरमाइन करना कि कितनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हम अपने पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल को इशूड कर सकते हैं। डेटरमाइन करना कि जो हमारी वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम कैसे प्रोपोर्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो टर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो इंक्लूड करते हैं हमारी एस्टिमेशन, क्वांटम ऑफ कैपिटल कि हमें कैसे रेज करना है, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो इशूड होंगी, और हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन। जो मीनिंग है कैपिटलाइजेशन का वो हमें कंसिडर करता है कि जिसका मिसलीडिंग और डिफेक्टिव क्या है, कि जो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ है उनका प्रोपोर्शन, उस चीज़ को अच्छे से सेपरेटली टर्म को स्टडीफाई करना, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ नैरो इंटरप्रिटेशंस क्या है, एक नैरो सेंस में क्या कहेंगे, एक प्रोसेस जिसको हम डिटरमाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए फर्म्स की कितनी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की। साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन है टाइप एंड प्रोपोर्शन है वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ का, जो एक्सक्लूडेड है कैपिटलाइजेशन से बट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉगल, कैपिटलाइजेशन इज अ सम ऑफ द पर वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, जिसमें डेफिनेशन क्या करिए, जो शेयर्स और डिबेंचर है, बॉन्ड्स हैं, वो डिफाइन करता है हमारी कैपिटलाइजेशन को, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस का कोई रोल नहीं है। बट जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो फ्रीक्वेंटली हमारी फर्म ही रिसॉर्ट करती है, जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करने के लिए पड़ती है। तो ये डेफिनेशन आइलॉजिकल हो गई। अकॉर्डिंग टू चार्लेस, जो कैपिटल कंप्राइज है वो जो ओनरशिप कैपिटल है वो इंक्लूड करता है हमारा कैपिटल स्टॉक, सरप्लस, वाटर इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो मे बी अपीयर हो, चाहे वो बोरोड कैपिटल हो, बट वो कंसिस्ट करते हैं हमारे बॉन्ड्स को भी और हमारे सिमिलर एविडेंस को भी जो लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स में है। तो जो अबव डेफिनेशन है वो क्या कहती है, जो कैपिटलाइजेशन है वो हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का टोटल है जो कंपनी इशूड करती है। सरप्लस नॉट मीन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बट जो पार्ट ऑफ शेयर वैल्यूज़ है वो डिफरेंट टाइम है, और लॉन्ग टर्म रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारी कैपिटलाइजेशन का एक पार्ट होते हैं। नाउ मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वो हमारा नैरो था, अब ये हमारा मॉडर्न है। नैरो ने इंट्रोडक्शन कर दिया कि वो वाइडली एक्सेप्टेड है, बट स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म भी इंक्लूड होता है हमारी कैपिटलाइजेशन में। तो अकॉर्डिंग टू देम, जो यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो रेफर करता है ओनली टू लॉन्ग टर्म्स कैपिटलाइजेशन, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो सप्लायर्स होते हैं, साथ ही साथ टोटल कैपिटल को फर्निश करना शॉर्ट टर्म क्रेडिटर से एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर से। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, कैपिटलाइजेशन इंक्लूड करते हैं हमारी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटलाइजेशन अभी हमने पढ़ा है, जो हमारी शेयर कैपिटल को, लॉन्ग टर्म को, रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड करता है कैपिटलाइजेशन में। साथ ही साथ एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी जाती है इन द रिलेशन ऑफ कंपनीज को बढ़ाना उसका प्रोप्राइटरशिप। कैपिटल क्या होती है, नेटवर्थ हमारे बिजनेस की एक टोटल वेल्थ जो हम बिजनेस में डिडक्ट करते हैं हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को फ्रॉम द टोटल एसेट्स, एक एक्चुअली पार्ट होता है कैपिटलाइजेशन का। जो टर्म शेयर कैपिटल है उसका मीनिंग मतलब पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर जो कंपनी इशूड करती है, और जो कैपिटल है वो उसमें इंक्लूडेड है हमारे रिजर्व एज वेल एज हमारे जो शेयर कैपिटल है उसमें हमारे रिजर्व नहीं है इंक्लूडेड, कैपिटल में है बट शेयर कैपिटल में नहीं है। ठीक है, नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोपोर्शन हमारे फंड्स का जो हमने रेज कर हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, और एज वेल एज लाइक इक्विटी, प्रेफरेंसेस एंड लॉन्ग टर्म एंड रिटेन अर्निंग। कैपिटल रेफर करते हैं हमारी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी ने रेज करी है, वेयर एज जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट करता है कि हमने कितनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ इशूड करी हैं और कितने प्रोपोर्शन में करी हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक प्रॉपर बैलेंस हो हमारे ओन कैपिटल का और हमारे डेप्थ कैपिटल का, और एक क्वांटम एक्सपेक्ट हो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, एक हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रिलेट कर सके हमारे एक्सपेक्ट से, हमारे क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट से।
नाउ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसी कंपोजिशन को डिनोट करते हैं जो हमारी लायबिलिटी साइड से बैलेंस शीट पे होती है। एक बेसिक डिफरेंस होता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में और हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। क्या? जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, बल्कि जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो हमारी लॉन्ग टर्म को नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड करता है। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक वाइडर स्कोप है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से भी, ठीक है। नाउ इसके बाद एक एग्जाम्पल है जो बताया गया कि क्या क्या कंक्लूडेड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। इसे ना करो, कोई ज़रूरी नहीं, पेपर में नहीं आएगा। नाउ थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो। दो थ्योरी हैं, कैश एंड अर्निंग। उससे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो टास्क है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट भी है। हमें इस चीज़ को डिटरमाइन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो न्यूली स्टार्ट कंपनी हो चाहे एग्जिस्टिंग, उन दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इस टास्क को हमें हमारे एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर फ्यूचर के लिए भी देखना पड़ता है, प्रेजेंट नीड्स के लिए भी देखना चाहिए। अगर हमें डेंजर से बनना है तो हमें रेज करना पड़ेगा एक्सेसिव भी और हमारी इनएडिक्वेट कैपिटल भी। तो इस प्रॉब्लम को डिफ़र करने के लिए हमने कुछ मॉडिफाई करा है हमारे फाइनेंशियल प्लान्स को, और हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करा है इशूइंग को न्यू सिक्योरिटीज़ को, और हमारे जो कैपिटल को रिडीम ओल्ड सिक्योरिटीज उनको रिड्यूस करा है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हमारे पास दो थ्योरीज हैं। कैश थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन सबसे पहले, जो हमारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करती है। इसमें हमारी जो फाइनेंशियल एक न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है जिसकी एसेट लाइक प्लांट मशीनरी बिजनेस है, जिसको सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जहाँ पे हमारे सारे इनकर्ड एक्सपेंसेस जिनको प्रमोट करना है, जो ओरिजिनल आउटलेट है, सारी आइटम्स को एडअप करके उन अमाउंट का, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स बीट साइड की होगी, जो वर्किंग कैपिटल है वो 10 लाख की, तो और जो हमारे कॉस्ट ऑफ वो 2.5 लाख की। तो इस हिसाब से जो हमारा पूरा हुआ वो हमारा 32,50,000 का हो गया जब हमने कंपनी ने इशू और डिबेंचर शेयर करे। तो यही हेल्पफुल करते हैं जब हमें न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ता है। प्रमोटर्स को जानना होता है कि हमारे अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी हमने रेज करी है। उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए हमें अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इग्नोर करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें जो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज ना करते हमें अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फिक्स एसेट्स को ऑब्सोल्यूट दिया है तो हमें अर्निंग कैपेसिटी को नेचुरली फॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ अर्निंग थ्योरी क्या है? इसमें हमारे दो एस्टिमेशन है, एक तो फ्यूचर के लिए और एक नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग के लिए, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी अर्निंग कैपेसिटी पे प्लस हमारे एक्सपेंसेस पे भी पड़ता है। देखिए, एस्टिमेटिंग ऑफ फ्यूचर अर्निंग, इसमें क्या है, जो भी हमारी फ्यूचर अर्निंग होगी वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर अर्निंग है वो कैलकुलेट होगी हमारी पास्ट अर्निंग के एवरेजेस पर, और जो हमारी पास्ट अर्निंग है वो इंडिकेट करती है हमारे अर्निंग को जो एक्यूरेटली इन फ्यूचर में होंगे। जब भी हम अपने एवरेज अर्निंग को कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास्ट ईयर के, वो हमारे ऑपरेटिंग और नॉर्मल प्रॉफिट्स के यूज़ में होंगे। जो हमारी एबनॉर्मल इनकम होगी ईयर की, वो हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट, बट जो नॉर्मल नॉस है उसको हमें रिजल्ट दिखाना पड़ेगा फ्लड्स या फायर में, तो इस शूट को ऐड करना ही पड़ेगा पीछे। और जो हमारे प्रॉफिट होंगे बिजनेस, उसको हम इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाएंगे, और बेटर होगा कि हम मोर वेट दिखाएं हमारे प्रॉफिट ऑफ द लेटेस्ट ईयर में और लेस वेट दिखाएं हमारे रिमोटेस्ट ईयर में। तो जो हमारी हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर अर्निंग को रिलेटेड, वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर्पस के लिए हमें एस्टिमेट करनी पड़ेगी कॉस्ट को, इनकम को, और जो कॉस्ट वो डिटरमाइन होगी वो हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बेसिस पे होगी। जो भी इनकम एस्टिमेट करते हैं वो सेल्स एस्टिमेशन पे होगी, और जो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट और इनकम है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारी एक्चुअल कॉस्ट से और हमारे फर्म से कि जो एंगेज है, और जो भी हमारा कंपैरिजन होगा वो साइज ऑफ द फर्म, लोकेशन, मैनेजल एक्सपेंसेस, रेट ऑफ ग्रोथ से होगा, जिसको हम कंसिडर करते हैं। जो अर्निंग होगी वो हमारी कैलकुलेट होगी अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसको एस्टिमेट करेंगे। जो द अर्निंग सो एस्टिमेटेड आर यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, उसके बेसिस पे होगी, ठीक है। नाउ नॉर्मल अर्निंग रेट, जिसको हम कैपिटल, जो भी मीन्स है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एसेंशियल है कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे बिजनेस की टुवार्ड्स। जो भी रेट इज़ एस्टिमेटेड को रेट अर्न पे होगा जो अदर कंपनीज़ का होगा, पर जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा हमारी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो इस चीज़ को फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट करने के लिए जो हमारा नॉर्मल रेट है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था, जिसका एग्जांपल है कि जो फ्यूचर अर्निंग है कंपनी की वो 160 है, पर जो नॉर्मल रेट है वो एक्सपेक्ट 8 लाख है, जो कैपिटलाइजेशन है वो 20 लाख है। तो 160 को 100 से करेंगे तो कंपेरेबल हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये कहते हैं ये लॉजिकल है, कोरिलेट करता है डायरेक्टली हमारी अर्निंग कैपेसिटी से। इसकी लिमिटेशन यही है
कि जो थ्योरी है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट पे और हमारे नॉर्मल रेट ऑफ एस्टिमेशन जो इसका एक्यूरेट मैनर में आएगा, और डिफिकल्टी हमें करेक्टली असर्टेन करने में आती है। फर्म डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, लाइक प्रोडक्ट, कंपटीशन पे, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे, प्रोडक्टिव लेवर पे। नॉन टू ईजी हमें डिटरमाइन करना होगा हमारी नॉर्मल अर्निंग रेट को, जो डिपेंडली हमारी एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर पे और हमारी डिग्री ऑफ रिस्क पे करेगा। तो इन सारे लिमिटेशंस को मध्य रखते हुए हमें यही है कि हमें कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन को ही अपनाना चाहिए, और ऑन दी अदर हैंड जो हमारी अर्निंग थ्योरी है उस पर बेटर फेस देना ही पड़ेगा कैपिटलाइजेशन को। ठीक है ना। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन इज मिसअंडरस्टूड किया जब एक्सेस ऑफ कैपिटल लग जाती है, मतलब ओवर कैपिटल मतलब फाउंड की शॉर्ट ऑफ फंड्स हमें रेफर करती है ऐसे फेयर जब कंपनी अर्न कम करती है और रेट ऑफ रिटर्न उसे कम मिलता है एज कम्पेयर टू कैपिटल जो उसने इन्वेंट, बट कंपनी अभी भी कॉन्टिन्यूसली उसको अर्न करने में दिक्कत आ रही है, उसको हम ओवर कैपिटल। जब एक बिजनेस अनएबल है टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न आउटस्टैंडिंग स्टोरेज को हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोनीवेले। हम ये वाली डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है। जो हमने ये डेफिनेशन लर्न करी है बोनीवेले डाउनी की, उसमें क्या कहा है कि जब हमारी कैपिटलाइजेशन ओवर हो जाती है और हम उस रिटर्न में हम बेटर रिटर्न नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, और आपका प्रॉफिट आपकी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आपको 20,000 रुपये होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, बट आपको प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। इट मीन्स आपने ओवर कैपिटलाइजेशन लगा दी और आपको बेनिफिट कम हुआ, उसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे हमने ज़्यादा कैपिटल लगाने के बावजूद भी हमें हमारा इतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिला आउट ऑफ द प्रॉफिट। सेम सिचुएशन ये एग्जांपल दिया हुआ है। इसको ज़्यादा कवर अप करने के लिए हम कॉजेज देख लेते हैं। सबसे पहले ओवर इशू ऑफ कैपिटल। जब कंपनी रेज कर देती है ज़्यादा कैपिटल और उसे प्रॉफिट यूज़ जो उसका प्रॉफिट यूज़ के लिए होता है, पर जब हमने कंपनी ने ज़्यादा फंड्स लगा दिए पर आइडियल फंड्स जो हैं उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम, उसकी रिड्यूस हो रही हो, ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन हो, जो उसका डिविडेंड है जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है वो कम कैपिटल से ही करना पड़ रहा है, और जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा फॉल मतलब रिड्यूस होता जा रहा है, और मार्केट प्राइस के जो शेयर्स हैं वो भी रिड्यूस होते जा रहे हैं, उसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहेंगे या फिर ओवर इशू ऑफ कैपिटल कहेंगे। प्रमोशन ऑफ द कंपनी विद इन्फ्लेटेड एसेट। जब कंपनी एक फॉल हो जाती है, जब ओवर कैपिटलाइजेशन की, तो वो अपनी एसेट्स को प्रमोट करती है, परचेज करती है एक्सेस प्राइस पे। तो रीज़न क्या होता है कि जो एसेट्स हैं वो उनके बियर अप रिलेशन ना करो, जो उनकी अर्निंग कैपेसिटी है। जब ऐसी सिचुएशन पर्टिकुलर अराइज होती है तो पार्टनरशिप और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं पब्लिक कंपनी में, ताकि जो प्रोसेस है एसेट का वो ट्रांसफ़र हो जाए पब्लिक कंपनी का एट अ हायर प्राइस, ताकि जो रियल वैल्यू है उनकी हाई हो जाए। तो कई बार प्रोमोटर्स को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ता था कि जो न्यू कंपनीज है वो इन्फ्लेटेड प्राइस में उनको प्रमोट कर सके। प्रमोशन और एक्सपेंशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग बूम पीरियड। क्या होता है जब कंपनी फॉर्म्ड होती है फिर एक्सपेंड होती है बूम पीरियड में, तो वहाँ पे एक विक्टिम हो जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि जो प्राइस पेड करते हैं हम एसेट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है, जिसके जब बूम आता है तो उसके लिए जो रियल वैल्यू होती है एसेट्स की वो डिक्लाइन हो जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और अब हमें ओरिजिनल वैल्यू पे बुक्स पे शोन करना पड़ता है। तो जब कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन होती है तो जो अर्निंग कैपेसिटी है उनकी कम हो जाती है ड्यू टू डिप्रेशन, बट जो एसेट और कैपिटल की जो वैल्यू है उन्हें प्रीवियस फिगर्स को ही शो करना पड़ता है उनकी बुक में। नहीं, हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो हमारी सर्टेन डिग्री होती है ओवर कैपिटलाइजेशन की, क्योंकि जो हमारा फैक्ट्स है प्रमोटर का वो इनकर्ड होता है हैवी एक्सपेंसेस, जो प्रमोशंस होती है कंपनी के। जो भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं इशू पे या फिर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स या प्रमोटर्स पे, हमारे पास फैबुलस रेम्यूनरेशन होता है सर्विसेज रेंडर के लिए, और जो भी मेजर पार्ट है हमारी अर्निंग ऑफ द कंपनी का वो यूटिलाइज हो जाता है राइट ऑफ करने के लिए, ताकि जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम राइट ऑफ कर सके। तो कंपनी इतनी एबल नहीं है कि एक फेयर डिविडेंड दे सके अपने शेयर्स पर,
ठीक है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, कई बार जो अमाउंट होती है कैपिटल वो इतनी डेटरमाइन होती है कि वो एस्टिमेशन पे बेस्ड होती है फ्यूचर अर्निंग के, तो जो एक्चुअल इनकम होती है वो लेस होती है हमारी एस्टिमेशन अर्निंग से, तो ये हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की लीड पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने अपनी एनुअल अर्निंग एस्टिमेट करी है 50,000 और उसकी करंट रेट ऑफ रिटर्न है 10% और उन्होंने कैपिटलाइजेशन करी 5 लाख, तो जो कंपनी की एक्चुअल अर्निंग है वो 40,000 होगी और जो कैपिटल फिक्स होगी वो 4 लाख होगी। जो कंपनी ने 1 लाख करी है वो उसकी ओवर कैपिटलाइजेशन मानी जाएगी। नाउ अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द टाइम ऑफ प्रमोशन, इसमें क्या गया एग्जांपल ही देख लेते हैं सीधा। कंपनी ने 50 करे थे, रेट ऑफ रिटर्न 10 था, पर उन्होंने 5 लाख करे, तो क्या करा इसमें, इन्होंने 5 लाख को 12.5 से डिवाइड कर लिया इनटू 100, तो वो 1 लाख इनकी ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब इस तरीके से भी हम ओवर कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। जहाँ पे जो हमारी करेक्टली एस्टिमेटेड होगी अर्निंग, वहाँ पे हमारा अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न हमें अपने आप पता, मतलब कैपिटलाइजेशन की रेट पता चल जाएगी। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जब शॉर्टेज ऑफ कैपिटल लीड होती है ओवर कैपिटल के अंदर, तो क्या होता है, जो प्रमोटर्स हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं जो कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट है, और जो लेस कैपिटल है इसकी रिलेशन में अपने बिजनेस को नीड पड़ती है, तो कंपनी फोर्स करती है कि हम बोरो करें कुछ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी, ताकि हमें पास कोई रीज़न ना हो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो जो मेजर पार्ट होता है अर्निंग का वो हमें एब्जॉर्व करना पड़ता है फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और कई बार शेयर होल्डर को हमें छोड़ना पड़ता है विदाउट एनी डिविडेंड, इंटरेस्ट पे करना, जिससे जो हमारी वैल्यू होती है शेयर्स की वो लीड करती है ओवर कैपिटलाइजेशंस के अंडर। इन एडिक्वेट डेप्रिशिएशन, कई बार कंपनी सफिशिएंट प्रोविजन नहीं बनाती डेप्रिशिएशन का, रिप्लेसमेंट ऑफ एडर के। इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी अर्निंग होती है, अर्निंग कैपेसिटी होती है एसेट की, वो डिमिनिश हो जाती है क्योंकि वो जो अर्निंग है वो फॉल हो जाती है, तो ये एक अनदर रीज़न है हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन का। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, इसमें क्या होता है, जो कंपनी प्रेफर करती है हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्लगिंग बैक ऑफ शेयर्स की बजाय, तो जो कंपनीज फेल करती हैं सफिशिएंट फंड्स को बिल्डअप करने में, रिप्लेसमेंट करने में ऑल अपनी ऑब्सोल्यूट को, तो जो टाइम ऑफ नेसेसिटी है तो वो क्या करते हैं, वो बोरो कर लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जो अर्निंग है वो रिड्यूस हो जाती है और कंपनी फिर से ओवर कैपिटलाइजेशन के अंडर आ जाती है। हाई रेट ऑफ टैक्स, जब आपको पता है आपका रेट ऑफ हाई टैक्स है तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़नी चाहिए अपने प्रॉफिट में, ताकि कंपनी हैंड ओवर कर सके, पर इतना सफिशिएंट आपके पास इतने सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं होते, ना ही डिविडेंड होते शेयर्स होल्डर को देने के लिए, जिस वजह से आपके पास ये सिचुएशन फिर से ओवर कैपिटलाइजेशन की अराइज हो जाती है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखिए कि क्या किस तरीके से ओवर कैपिटलाइजेशन अफेक्ट करती है हमारी कंपनी को, शेयर होल्डर को, सोसाइटी को एज अ होल। सबसे पहले कंपनी पे इफेक्ट होना, देखिए हमारी गुडविल का लॉस होता है, हमारी क्रेडिट की वर्दीनेस खत्म होती है, क्योंकि अगर अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी जिसका रिजल्ट हमारी डिसिप्लिन, हमारी रिडक्शन ऑफ डिविडेंड्स पे पड़ेगा, इन्वेस्टर्स का लॉस जाएगा तो कंपनी फिर से डूब जाएगी, उनका गुडविल खत्म हो जाएगा, जिसके हम कंपनी के सेटबैक को सफ़र करना पड़ेगा। जो हमें एडिशनल फंड्स रेज करने हैं वहाँ पे हमें डिफिकल्टी आएगी उनको रेज करने में, क्योंकि हमें ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमें रेज करना ज़रूरी है, बट जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है वो हमें शॉर्ट टर्म लोन्स देने में शाय फील करते हैं, तो कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी रोकनी पड़ती है, जिस वजह से जो प्रोडक्शन वर्क है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जो हमारी कंपनी की एफिशिएंसी है वो भी डिक्लाइन होती है, क्योंकि हमारे पास हमारे अर्निंग रिड्यूस हो जाती है, इसलिए जो कैपिटलाइज है कंपनी की वो एडिक्वेट प्रोविज़न नहीं बनाती है फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिन्यूअल्स के लिए, तो हम अनेबल है हमारी ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करने में, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है फंड्स की, जिस वजह से जो क्वालिटी है गुड्स की वो रिड्यूस हो जाती है, हमारा कंपटीशन कॉस्ट की, जिस वजह से हमारे मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स है वो हमें लूज़ करना पड़ता है उनसे। इंटरेस्ट पेमेंट करने में भी काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, जो हमारे रेगुलर पेमेंट इंटरेस्ट लोन है उनको हम पे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास इतनी डिमांड नहीं होती लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी की। हमें मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू शो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट, हमें अकाउंट से मैनिपुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो ओवर कैपिटलाइजेशन हुई है तो वो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट जो हमारे यूज़ होंगे वो हमारे लार्ज डिविडेंड में होंगे, और वो हमें आउट ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल में देना पड़ेगा। उसको कवर अप करने के लिए हमें रिजोर्ट करने के लिए सारे डेट्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, जिससे हमें क्राइसिस फर्दर एग्रीगेट हो जाते हैं। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जो ओवर कैपिटलाइजेशन है कंपनी की वो लिक्विडेशन में हो जाते हैं, पर एक ड्रास्टिक स्टेप होता है कि हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमारी शेयर कैपिटल को, जिससे हमारी लॉस कैपिटल जो गुडविल है वो लॉस में जा सकती है। नाउ शेयर होल्डर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। लोअर डिविडेंड, क्योंकि वो ओनर होते हैं कंपनी के, उन्हें तो पूरा डिविडेंड मिलना चाहिए, पर हमारे पास इतने सर्टेन और रेगुलर फंड्स नहीं होते, इसलिए उन्हें लोअर डिविडेंड मिलता है। हमारी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो भी फॉल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अर्निंग और जो डिविडेंड है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते जो शेयर होल्डर को सभी
काफ़ी ज़्यादा लॉस बेरअप करना पड़ता है और फिर उनको शेयर्स को सेल करना पड़ता है। कोलेट्रल सिटी हम सिक्योरिटी अनसेप्टेबल है क्योंकि जो वैल्यू ऑफ शेयर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और शेयर होल्डर को डिफ़िकल्टी होती है लोन्स लेने में, सिक्योरिटी लेने में, तो वो बैंक और अदर से रिलिक्वेंट करके लोन लेते हैं अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटीज़ को रखे फॉर शेयर्स को, मतलब उनको दाव पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है उसको लगाने के लिए। स्पेकुलेशंस का लॉस होता है क्योंकि हमारे पास जो लो प्राइस के शेयर्स हैं वो ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से फ्लक्चुएशन होती है और स्पेकुलेशन की गैम्बलिंग होती है जो हमारे जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हार्मफुल साबित होती है। लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन, जब हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन फाइंड हो गई है तो हमें अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है जिसके लिए हमें बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ती है और हमारे एक्यूमुलेशन हमें राइट ऑफ करने पड़ते हैं। अगर कैपिटल में रिडक्शन होगा तो हमारी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में भी रिड्यूस होगा और हमारे शेयर होल्डर्स को लॉस होगा। नाउ सोसाइटी को क्या क्या इफेक्ट होता है। लॉस टू कंज्यूमर्स, जो भी एफर्ट लगाते हैं अपनी ट्रेंड ऑफ अर्निंग के, जो भी रेज करते हैं प्राइजेस और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स सफ़र करते हैं पेइंग मोर प्राइस फॉर द लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। वर्कर्स की जो सेविंग है जो अफेक्ट करती है क्योंकि ओवर कपले तो उनकी वेजेस कम होंगी, उनके वेलफेयर में से भी विड्रॉ कम होगा और साथ ही उनको जॉब्स भी गंवानी पड़ेंगी, सिर्फ कुछ कुछ को ही रखा जाएगा। हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज का भी मिस यूटिलाइजेशन होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सोर्सेज नहीं होते तो उन सोर्सेज को हम बेटर वे से यूटिलाइज करते हैं बट हमारे पास फंड्स की नीड हमें फिर भी जरूरत पड़ती है। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज डाउन हो जाता है। तो कैपिटल लॉस की वजह से जो हमारे इन्वेस्टर और जो क्लोजर है उन्हें पब्लिक पैनिक और अलार्म के लिए वेव आती रहती है जो हमें बहुत ज़्यादा कोज करती है। इस एटमॉस्फेयर के लिए कोई भी नहीं चाहता कि वो इन्वेस्ट करे हार्ड मनी हमारी इंडस्ट्री सिक्योरिटी में, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। रिसेशन, जो भी हमारी पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं या फिर वेज रेट में डिक्लाइन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वर्कर की, परचेजिंग पावर कम हो रही है लेबर कोस्ट की, तो ये सब कुछ हमारी इंडस्ट्री को, हमारे इकोनॉमिक को पूरा रिसेशन फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, इफेक्ट भी करता है। नाउ रेमेडीज़ क्या क्या हैं हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं हमारी, कि हम कैसे ऐसे मेजर स्टेप लें जिससे हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन कम हो जाए। देखिए रेमेडीज़ का फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेप्स। क्या होता है, जो सजेशन होता है ओवर कैपिटलाइजेशन फर्म का, जो हमारी लॉन्ग टर्म्स के डेथ है हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि जो भी जो कैपिटलाइजेशन है वो अकॉर्डिंग टू द अर्निंग कैपेसिटी आ जाए। और ये इम्प्रैक्टिकल मेथड है क्योंकि इसके हम अपने डेट्स भी पे कर सकते हैं और एडिशनल में जो भी हमारे प्रोक्योरमेंट है या फिर हमारी जो रिटेन अर्निंग है हम न्यू शेयर्स भी इशू कर सकते हैं इसकी फॉर्म में। और जो हमें प्रॉफिट हुआ था एक्सट्रीमली लो हुआ था तो हमारी रिटेन अर्निंग इतनी नहीं होगी, बट फिर भी दे विल ऑल्सो फाइंड एक डिफ़िकल्टी आती है न्यू शेयर्स को इशू करने में क्योंकि पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो पुअर हो जाता है क्योंकि हमारे पास पुअर अर्निंग होती है। रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हम ये सजेस्ट कर सकते हैं अगर हमें अपनी अर्निंग पोजीशन को इंप्रूव करना है, ओवर कैपिटलाइजेशन को कम करना है, तो हमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर का वो रिड्यूस करना पड़ेगा और जो हमारे एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर हैं उन्हें इतना एग्री करना पड़ेगा ताकि वो न्यू डिवेंचर्स को एक्सेप्ट कर ले लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि इसके में जो हमारे ओल्ड डिवेंचर्स है वो भी इनकम कवर अप हो जाए। और इस मेथड को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए न्यू डिवेंचर्स को वो ऑफर करते हैं डिस्काउंट, जो रेमेडी बहुत ज़्यादा नॉट इतनी इफेक्टिव नहीं है बट फिर भी एक रेमेडी है अगर कुछ मान जाए तो। रिडक्शन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंसेस, हम ये सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड है उनको हम रिडीम कर सकते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं इक्विटी शेयर्स के लिए वो इंक्रीज हो जाए और जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की वो भी अप आ जाए। ये नॉट इतना यूज़फुल साबित नहीं हुआ है बट मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाती है जिससे हमें जिसके प्रोक्योरमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। हमारी पर वैल्यू ऑफ शेयर की हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा जो भी हमारी रीऑर्गेनाइजेशन होगी, हम जैसे 10,000 के 100 रुपये है तो हम एनुअल अर्निंग हमारी 60,000 हो जाएगी, जो कैपिटल एम्बोर्ड है वो 6% होगी, तो जो 50% शेयर है वो राइज हो सकता है 6 to 12, जिस मेथड से काफ़ी शेयर होल्डर अपना रेडी हो जाता है कंसर्न देने के लिए। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर, जो सिचुएशन आई है ओवर कैपिटल उसमें क्या जो नंबर ऑफ शेयर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो करेक्ट हो जाए। अगर कंपनी 50,000 शेयर दे रही है 10,000 के, तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि 10,000 के हम 5 ओल्ड शेयर ले सकते हैं और 10,000 के रिड्यूस कर सकते हैं। जो अमाउंट होगी कैपिटल वो रिड्यूस हो सकती है 1 लाख से 5 लाख हो सकती है, जिसकी वजह से जो कंपनी को हेल्प होती है रेट ऑफ रिटर्न को इम्प्रूव करने की, साथ साथ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को भी, और वो उनके जो शेयर्स है वो भी ऑल्सो अप हो जाएंगे। अगर ये मेथड नाइस है तो हम अपनी
शेयर होल्डर्स को अपनी कंसर्न दे सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला साबित सही हो जाए तो। प्लगिंग बैक ऑफ शेयर्स, अगर ओवर कैपिटलिंग इनिशियल स्टेज चल रही है तो कंपनी को प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ना डिविडेंड दे, तो वो अपने री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ताकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए बिजनेस की, और जो प्रॉब्लम है ओवर कैपिटलिंग वो सोल्व हो जाए। तो इनिशियल स्टेज जब आए, हमें प्लगिंग बैक ऑफ शेयर की बेस्ट रेमेडी है उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, ताकि जो हमारी पर वैल्यू शेयर रिड्यूस हुई और नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हुए हैं उसको हम करेक्टली सीरियसली ले सकें, और जो मैनेजमेंट है वो भी कन्विंस हो जाएगी, ताकि क्योंकि ये एक यूजफुल स्टेप है आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन को कम करने के लिए। अब हमने ओवर तो कर लिया, एक अंडर कैपिटलाइजेशन भी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी अंडर कैपिटलाइजेशन है उसका मतलब शॉर्टेज नहीं है, इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल नहीं है, जस्ट ये रिवर्स है हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन का, जिसको ग्रेस्टेनबर्ग ने क्या कहा कि एक कॉर्पोरेशन में बी अंडर कैपिटलाइज व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इट इज मेकिंग ऑन टोटल कैपिटल इस इज exceptionally high in relation to the return enjoyed by similar situation companies in the same industry when it has too little capital which has to connect the business। क्या मतलब है, अंडर कैपिटल के कुछ ऐसे है जब कैपिटल और रिसोर्सेज कंपनी के यूटिलाइज हो रहे हैं बहुत इफेक्टिवली, और जो कंपनी है वो कॉन्टीन्यूसली हाई रेट ऑफ रिटर्न ले रही हो एम्प्लॉय से, तो हम ये कह सकते हैं हाई रेट ऑफ डिविडेंड इन द कंपैरिजन ऑफ प्रिपेयरिंग रेट एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आर एक्सीड देयर बुक वैल्यूज। और अंडर कैपिटलिंग का कहते हैं एक फाइनल प्रोसीजर, एक गुड मैनेजमेंट होना कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए हैं और आपको डेली का प्रॉफिट 15,000 20,000 के आसपास हो रहा है, दैट मीन्स कैपिटल तो कम लगाइए बट आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, आपको डबल मिल रहा है, ट्रिपल मिल रहा है, दैट मीन्स अंडर कैपिटलाइजेशन। तो इसके कॉजेज क्या हैं, देखिए। अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब प्रमोशन करते हो तो प्रमोटर अंडर एस्टिमेट लगाते हैं हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट को, तो जिसका रिजल्ट है वो अंडर कैपिटलेशन नहीं होगा, हमारी कैपिटल इज मोर रिक्वायर्ड। अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, जब आप प्रमोशन करते हो आपकी फ्यूचर अर्निंग को अंडर एस्टिमेट करते हो कितनी इतनी हो गई होगी, बट अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन आपकी एक्चुअल अर्निंग बहुत एक्सेस में हो रही है आपकी एस्टिमेशन से, तो उसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन कहेंगे। ओवर एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, क्या होगा, फॉर एग्जांपल 60,000 आपने एस्टिमेशन लगाया, आपका रिटर्न ऑफ 15% है, जिस हिसाब से आपकी फिक्स कैपिटल होगी 4 लाख, ठीक है, बट आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख का आ रहा है, जिसको हम अंडर कैपिटलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। आपको प्रॉफिट 2 लाख का हो रहा है, बल्कि आपकी जो आपने कैपिटल लगाई थी वो आपकी सिर्फ 60,000 की थी। प्रमोशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब आपकी कंपनी फ्लोटेड रेट में है, रिसेशन कंडीशन में, तो आपका जो एक्सपीरियंस एंटर कर आप उसे रिसर्च कर सकते हो। आपके पास 2 रीज़न है। फर्स्टली, जब रिसेशन एसेट्स जब आप परचेज करते हो जो उसका लोअर होगा जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी होगी, बट कंपनी एस्टेब्लिश कर सकती है रिसेशन के टाइम पे कैपिटलाइजेशन को एट लोअर फिगर, ताकि आप एंटिसिपेट करो अपनी लो अर्निंग को, क्योंकि जब रिसेशन ओवर होगी आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी और कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन आ सकती है। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसीज, जब कंपनी फॉलो करती है एक पॉलिसी को, जब अपने लोअर डिविडेंड और प्लगिंग बैंक ऑफ में अर्निंग का, तो वो अपने लार्ज फंड्स को रिप्लेस कर सकती है, रेनोवेशन कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, जिसका रिजल्ट आपकी पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट करेगा हाई अर्निंग, और जिसकी सिचुएशन अंडर कैपिटलाइजेशन ही कहलाई जाएगी। हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, जब कंपनी मैनेजमेंट करती है वेरी एफिशिएंटली, तो कंपनी की हाई लेवल की एफिशिएंसी ऑपरेट करती है, और जो हमारी मैनेजमेंट का ओवर अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है वो भी मर्ज होती है, जो अर्निंग पोजीशन है कंपनी की वो इम्प्रूव हो सकती है, और साथ ही साथ अंडर कैपिटलाइजेशन का भी पॉइंट हाईलाइट हो सकता है। डिज़ायर टू रिटेन कंट्रोल, जब प्रमोटर डिज़ायर करते अपनी रिटेन करते हैं फुल कंट्रोल का अपनी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पे, तो वो लेसर नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं टू मोनोपलाइज देम, जिससे अंडर कैपिटलाइजेशन लीड होगी। जब आप डिफ़िकल्टी होती है कैपिटल को रेज करने में, जब प्रमोटर डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं, तो क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट करती है और रन करती है तो वो शॉर्ट टर्म लोन से ही करते हैं, जिसकी सिचुएशन अंडर कैपिटलाइजेशन ही होएगी। इफेक्टिव कंपनी पे क्या होगा, आपका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाई रेट ऑफ रिटर्न होगा, तो एंटरप्राइज एंटर करेंगे सेम लाइन में, और आपका कट थ्रू कंपटीशन होगा, जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। रेट ऑफ टैक्सेस इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो
हाई रेट ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन होगा वो अट्रैक्ट करेगा आपके टैक्सेस को, जिसका रिजल्ट आपको बर्डन ऑफ टैक्स से एनहेंस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, उनकी इंटरवेंशन, उनका कंट्रोल भी ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू लार्ज प्रॉफिट्स। जो लिमिटेड मार्केट एबिलिटी शेयर्स हैं वो भी कंपनीज में लिमिटेड हो जाएंगे ड्यू टू मार्केट हाई प्राइजेस, और जो शेयर्स होंगे वो भी इंजॉय कर पाएंगे, आपके मार्केट को जस्टिफाई कर सकेंगे। वर्कर्स की डिमांड भी राइज हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वर्कर्स की जो डिमांड होगी वो वेजेस और बोनस के लिए वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आपने उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करा तो आपका जो रिलेशन एम्प्लॉयज़ के वो स्ट्रेंड हो जाएंगे। कई बार कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि हाई रेट ऑफ अर्निंग होगी तो कस्टमर को फील होगा कि हम ओवर चार्ज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन होगी कंपनी में, क्योंकि हाई प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो अपनी वॉइस उठा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट के इंटरफेयर में, ताकि उनके प्राइस रिड्यूस हो। मैनिपुलेशन हो सकती है आपकी मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर अंडर कैपिटलाइजेशन होगी तो आपको आर्टिफिशियली डिक्रीज इंक्रीज करना पड़ेगा आपके वैल्यू ऑफ शेयर्स में, ताकि जो मोर और लेस प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट से शो कम हुए। शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड की डिमांड करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, जिससे आपके जो बेनिफिट्स आपके, जब आप शेयर्स को सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा फील होगा। आपको लोन्स इजी मिल जाएंगे कंपनी को, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी ज़्यादा होगी आपके शेयर्स की। सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी हाई रेट ऑफ की अंडरटेक करेंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं आपके न्यू सेटअप्स को, और रिजल्ट्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ही पड़ेगा। आपके कस्टमर्स को एडवांटेज होगी, क्योंकि एक्सपेंशन होगी एग्जिस्टिंग वंस की, तो उन्हें न्यू वेंचर्स, न्यू वैरायटी मिलेगी प्रोडक्ट की, और वो भी फेयर प्राइजेस में। आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, मोर और मोर अंडरटेक्स होंगे, एक्सपेंशन होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। पॉजिटिव इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि वो लीड्स करेंगे इनकम को, डिमांड्स इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। नाउ रेमेडीज़ क्या है, हमें बोनस शेयर्स को इशू करना चाहिए, ताकि जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो कैपिटलाइज हों और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जिसका वाइडली यूज़ और इफेक्टिव रेमेडी है हमारे अंडर कैपिटलाइजेशन की, क्योंकि बोनस शेयर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ होंगे, और जो डिविडेंड है और जो अर्निंग पर शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्रेश शेयर्स हमें इशू करने, अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की है तो हमें न्यू शेयर्स को इशू करना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स मतलब एक इफेक्टिव मेथड है इसको सॉल्व करने का। जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे उनकी पर शेयर वैल्यू, पर जो डिविडेंड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और जो हमारी अमाउंट होगी इनकम की वो भी स्प्लिट हो जाएगी। नाउ कंपैरिजन है हमारे ओवर का और अंडर का। इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको ये बाद में अच्छे से करा दूँगी, नोट्स के एज अ प्रिपेयर करके दे दूँगी आपको, ठीक है। एक ये छोटा सा टॉपिक रहेगा, ये करा देती हूँ। और इसका जो डिफरेंस है वाटर कैपिटल और ओवर कैपिटलाइजेशन का, ये भी मैं खुद से ही कराऊंगी आपको दोनों डिफरेंसेस, ठीक है। सबसे पहले देखिए वाटर कैपिटल क्या होती है। जब जो शेयर कैपिटल होती है वो रिप्रेजेंट करी नहीं, जब उसको नहीं रिप्रेजेंट कर जाता बाय एसेट, और जिसकी एक्सेसिव कैपिटल को हम वाटर कैपिटल कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, वो जो रियलाइज्ड वैल्यू होती है एसेट ऑफ द कंपनी की वो लेस होती है बुक वैल्यू से, उसको हम वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, जब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जो प्रमोटर्स इशूड करते हैं एक्सेसिव नंबर ऑफ शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज, वो फेल हो जाते हैं, तो सफिशिएंट अर्निंग को जस्टिफाई करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। जब प्रमोटर डेलिबरेटली हमारी एसेट्स को एक्वायर करना चाहते हैं, एसेट्स नीडेड फॉर द बाय द कंपनी, तो हमें एबनॉर्मली हाई प्राइसेस हो जाते हैं। हाई प्राइसेस पे वो उस एसेट्स को एक्वायर करना चाहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल को एक्वायर करना चाहते हैं कंपनी के, वो भी हाई वैल्यू पे, और जो कि प्रूव गाइज मैंने आपका चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंसेस बोले थे, तो मैं वीडियो के एंड में इसे जोड़ रही हूँ। अलग से मैंने कराना नहीं समझा, इसलिए मैंने अभी तक छोड़ दिया, स्किप कर दिया पार्ट। तो आप डिफरेंसेस ज़रूर कर लेना, और मैं कट करके वीडियो में आपको बता दूँगी, ठीक है। सो देखिए डिफरेंस बिटवीन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिस पे देखिए। सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड, जो ओवर का होता है वो रेट लेस होता है और अंडर का हाई होता है। कंपटीशन ओवर में डिस्करेज होता था, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन है वो रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि हमें लॉस ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिटर्न इतना नहीं मिलता, लेस रहता है, इस वजह से हमारा जो कंपटीशन है वो डिस्करेज हो जाता है। और अंडर में कट थ्रो हो जाता है हमारे कंपटीशन का,
क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास हाई होता है, दैट्स वाई हमारा कंपटीशन बढ़ता रहता है। गुडविल ओवर में हमारी कम हो जाती है और अंडर में हाई हो जाती है। अपोजिशन ऑफ वीकनेस, इसमें क्या होता है कि हमारी इनकम सैलरी रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से लेबर अनरेस्ट हो जाती है। बट यहाँ पे वर्कर बिलीव करते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे हाई इनकम होती है। अर्निंग पर शेयर ओवर में हमारी लेस हो जाती है और अंडर में हाई हो जाती है। मिस यूज़ ऑफ कैपिटल, जो ओवर है उसमें कैपिटल का कोई मिस यूज़ नहीं होता, बट अंडर में हमारी कैपिटल का मिस यूज़ होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो हमारी ओवर है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वो रिड्यूस हो जाती है और हमारी अंडर में इंक्रीज्ड हो जाती है। ठीक है। कोज, जो हमारी क्योंकि वो ओवर कैपिटलाइन इशू करते हैं, इस वजह से हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है और हमारी अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल हमारी अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। नाउ कोजेस क्या है हमारे वॉटेड कैपिटल के, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है टेंजिबल एसेट में, इस वजह से हमारी वॉटेड कैपिटल हो जाती है। जो परचेज और ट्रांसफर करते हैं हम एसेट्स की, वो इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से हो जाती है। और जो ओवर वैल्यूएशन होती है हमारी प्रोमोटर्स की सर्विसेज से, उस वजह से वॉटेड कैपिटल का होना बनता है। डिफ्लेक्टेड डेप्रिसिएशन पॉलिसीज होती है और कुछ अनफोर्स्ड चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हमारी वॉटेड कैपिटल के कॉजेज होने के ये कुछ 5-6 रीजंस हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन वॉटेड कैपिटल एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले टाइम ऑफ अराइवल, जो वॉटर कैपिटल है वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है बट ओवर लॉन्ग टर्म ही चलती रहती है। हु कॉस्ट हुम, जो वॉटर कैपिटल है वो कभी भी सिचुएशन नहीं ले सकती ओवर की, और जो ओवर है वो कभी भी वॉटर की कैपिटल सिचुएशन नहीं ले सकती। सॉरी वॉट कैन टेक, जो वॉटर कैपिटल है वो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन ले सकती है, पर ओवर कैपिटलाइजेशन कभी भी वॉटर कैपिटल की सिचुएशन नहीं ले सकती। सॉरी, मैं गलत बता रही थी। रिलेटेड विद, जो एसेट है इसमें रियलाइज्ड वैल्यू पर डिपेंड करती है हमारी एसेट, बट ओवर कैपिटलाइजेशन में रियल वैल्यू पर डिपेंड करती है हमारी एसेट्स। ठीक है। एक आखिरी पॉइंट रह गया हमारे वॉटर और ओवर कैपिटलाइजेशन का। जो सूटेबिलिटी है वॉटर और ओवर कैपिटल क्या है, जब कंपनी के पास चांसेस नहीं होते वॉटर कैपिटल के तब वो होती है, और हमारे पास जब कंपनी के पास 0 to 70% चांसेस हो तब हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन होती है। ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपके ये तीनों टॉपिक रहते थे, मैंने अच्छे से कवर अप करा दी हैं। कोई भी डाउट हो चैप्टर नंबर 3 में आप मुझे बता सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।